नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टी.एच. ग्रीन के द्वारा राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं, इस पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया गया। टी.एच. ग्रीन एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने व्यक्तिवादियों, साम्यवादी और अराजकतावादी विचारधारा के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राज्य को केवल शक्ति का आधार ही बताया। ग्रीन का कहना है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं हो सकता, उसके पीछे मानव की इच्छाएं या सामान्य इच्छा निहित होती है। ऐसा इस लेखक के द्वारा जो विश्लेषण किया गया उसका तात्पर्य यह था कि ग्रीन कहता है, यदि राज्य भय उत्पन्न कर अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य ज़्यादा समय तक स्थायी शासन नहीं कर सकता। यानी डराकर, धमकाकर या भयभीत करके यदि मानव को राज्य अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि टी.एच. ग्रीन जो वर्तमान राज्य है, जिसे हम लोक प्रभुता पर आधारित या लोकप्रिय शासन का नाम देते हैं, जिसे हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था का नाम देते हैं, ये इस तरह की व्यवस्था की ही बात कर रहा है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप जो व्याख्या टी.एच. ग्रीन ने की वो इस तरफ संकेत देती है कि राज्य का आधार जो है उसके पीछे इच्छा ही निहित होती है, क्योंकि मानवीय समाज जब धीरे धीरे परिवार, समाज और राज्य की ओर बढ़ता है तो उसकी अनंत आवश्यकताएं हो जाती हैं और उसकी पूर्ति, जैसा कि अरिस्टोटल कहता है, जो राजनीति विज्ञान का जनक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी भी है। यानी राज्य की उत्पत्ति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। मानव जीवन को सुंदर बनाना, सुखमय बनाना, आनंदमय बनाना, उसे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाना, ये राज्य का ही दायित्व माना जाता है। ठीक इसी तरह से टी.एच. ग्रीन ने भी ये बातें हमारे सामने रखी। सबसे पहली बात तो ये आती है, टी.एच. ग्रीन कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से ही राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर इसको वो अलग तरह से बताना चाह रहा है। वो कहता है कि सामान्यतः तो ये होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रोत्साहन चाहता है, तो उसे कोई हक और अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के अधिकारों का हनन करे, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे। लेकिन जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, यानी व्यक्ति अवांछनीय तरीके से, अवैध तरीके से जब दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगता है, दूसरों को जनहानि, धन हानि, मान हानि पहुंचाने लग जाता है, या आपराधिक कार्य में बढ़ोतरी हो जाती है, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सबसे महती आवश्यकता महसूस की जाने लगती है कि राज्य होना चाहिए। और टी.एच. ग्रीन का लगभग यही संकेत है कि राज्य की संरचना जो है इन्हीं पहलुओं के आधार पर हुई कि आमजन, सामान्य लोग यही चाहते हैं कि उनके जीवन में सुरक्षा रहे, उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं मिलें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अब बात आती है कि ग्रीन ने रूसो के इस विचार को अपनाया है कि रूसो कहता है राज्य जो है उसके वो हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग इस उद्देश्य से करता है। अब राज्य के लिए बात की जा रही है, वे राज्य जब पावर का या बल का प्रयोग हमारे विरुद्ध करता है तो उसके पीछे वो हमें स्वतंत्रता देना चाहता है, वो हमें अधिकार देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब तक दंड व्यवस्था नहीं होगी तब तक समाज को व्यवस्थित, निर्देशित, नियंत्रित
नहीं किया जा सकता। वहाँ राज्य बल का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर राज्य की आवश्यकता इस बात के लिए है कि मानव समाज जो है, जिसमें क्रोध, लोभ, अहंकार, प्रेम, सहयोग, दयालुता यानी देवीय गुण, आसुरी गुण, ये सब प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमने पढ़ा। तो इसे बैलेंस करने के लिए, यानी जब आसुरी गुण या अत्याचार या शोषण, दुराचार ये बढ़ जाता है तो राज्य की महती आवश्यकता महसूस की जाती है। यदि राज्य शक्ति ही राज्य का वास्तविक आधार है तो पुलिस, सेना या के व्यक्ति क्यों राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं? ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि ग्रीन कहता है राज्य का आधार जो है बल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बेसमेंट में लोकप्रियता, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नेतृत्व, लोकप्रिय उत्तरदायित्व, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं या हम अपना रहे हैं या हमारे ऊपर हमारा देश इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम आज की परिस्थितियों में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि राज्य के वास्तविक आधार में मानव की इच्छा किस तरह से निहित होती है। शक्ति जो है वो अस्थायी तत्व है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि स्वतः की शक्ति, अपनी शक्ति और बल के आधार पर शासक ने शासन सत्ता को प्राप्त कर लिया, जिसे हम निरंकुश तंत्र कहते थे, वो शासन व्यवस्थाएं एक समय सीमा के बाद उनका विरोध होने लगा या उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे या उनके आदेशों की अनुपालना केवल भय के कारण होती थी, उसमें मानवीय इच्छाएं निहित नहीं होती थी। तो स्थायी संस्था के रूप में हम जिसका आधार मानव की इच्छा हो या सामान्य इच्छा हो, वो राज्य का स्थायित्व है, वो राज्य की लोकप्रियता है और वह लोकप्रिय उत्तरदायित्व की ओर भी संकेत देती है। टी.एच. ग्रीन ने फिर बल दिया कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं, अधिकार राज्य द्वारा ही दिए जा सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जे.एस. मिल में कि मानव मूल अधिकार तो लेकर ही पैदा होता है। फिर ऐसी क्या बात हुई जिसमें व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता पड़ी? फिर प्रश्न आ जाता है, नियम चाहिए, व्याख्या करने वाली संस्था होनी चाहिए, नियमों को मनवाने वाली शक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम टी.एच. ग्रीन के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं, राज्य का बेसिक आधार बल नहीं हो सकता। फिर बात आती है रूसो के मतानुसार, रूसो के विचार को, क्योंकि रूसो में भी अनेक विचारधाराएं समाहित हैं और ग्रीन ने यहाँ से विचार लिए। शक्तिशाली का अधिकार कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है, शक्ति तो भौतिक शक्ति है और मनुष्य को शक्ति के सम्मुख व्यवस्था के कारण, अधिक से अधिक चतुराई के कारण झुकना पड़ता है, न कि अपनी इच्छा से। यानी शक्ति के आगे यदि व्यक्ति आज्ञा पालन कर रहा है तो वो विवश है, उसके अंदर भय है, डर है और इस कारण वह उसको मान्यता दे रहा है, अन्यथा वह उसको मान्यता नहीं देता। व्यवहारिक जीवन के अनुभव से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य का अस्तित्व का आधार मात्र शक्ति नहीं हो सकता। यदि अस्तित्व का आधार मात्र शक्ति होता तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का विरोध नहीं होता, सोवियत संघ में जारों के शासन का विरोध नहीं होता, क्रांति नहीं होती और अंततः भारत में ब्रिटिश शासन को भारत छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उसमें जनता की इच्छा, लोकप्रियता, जनता के प्रति उत्तरदायित्व वाली शासन व्यवस्था के लक्षण नहीं थे। यदि राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता तो वह कब का ही समाप्त हो गया होता। यदि वो टिका हुआ है, स्टेबल है, स्थिर है, स्थायी है, तो उसके पीछे जनता की ताकत है या जनता की भावनाएं हैं
जनता की निष्ठा है, जनता की सहमति है, जनता की स्वीकृति है। इसके साथ साथ हम ये बताना चाह रहे हैं, यदि राजसत्ता का आधार केवल दंड या भय ही होता तो मनुष्य आज्ञा पालन की भावना उसी समय तक करता जब तक कि उसके अंदर ये भय उपस्थित हो, लेकिन व्यवहार में राज की आज्ञाओं के पालन हम स्वयं अपनी इच्छा से ही करते हैं। शक्ति के स्रोत, सत्ता के प्रतिमान, इन सब में यही हम समझाते हैं कि राजाज्ञाओं के पालन में जनता की सहमति और स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि जब तक सहमति और स्वीकृति नहीं होगी तब तक कानून का महत्व ही नहीं होगा। कानून बनाए ही समाज को व्यवस्थित करने के लिए जाते हैं, नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं, लाभान्वित करने के लिए किए जाते हैं। उसके पीछे जनता के लोक कल्याण की भावना निहित होती है, और जब तक भावनाएं लोगों की अनुरूप नियम कानून ना बने तब तक लोग उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट पैदा करते हैं। फिर आता है कि राज्य के नागरिकों में पाई जाने वाले सहयोग, न्याय और ईमानदारी की भावनाएं भी यह स्पष्ट करती हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। कि हम सहयोग से काम करते हैं, न्याय से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य आदेश देता है, हम उसकी पालना करते हैं। जनता की आवश्यकताएं हैं, राज्य उसकी पूर्ति करता है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। व्यक्ति एक इकाई है, परिवार, समाज, राज्य उसके बड़े रूप हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टी.एच. ग्रीन के सिद्धांत की आलोचकों ने आलोचना भी की है कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। गेंस वर्ग ने लिखा है, लेखक ने, समाज में जब कभी हमें जो वस्तु सार्वजनिक कल्याण की प्रतीत होती है वह मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं होती, वरन इसके विपरीत व्यक्तियों की इच्छाओं में परस्पर इतना संघर्ष होता है कि हम उनके द्वारा सामान्य इच्छा की उत्पत्ति को तर्क युक्त नहीं ठहरा सकते। यानी मानव के मनोविज्ञान को समझना बहुत कठिन है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना कठिन माना गया है। यदि सामान्य इच्छा के अस्तित्व और सत्यता को स्वीकार भी कर लिया जाए तो राज्य की मशीन जिसके द्वारा ये कार्यक्रम में परिणित की जाती है सदैव ही ठीक नहीं कही जा सकती। यदि हम मान भी लें राज्य का आधार जो है, वास्तविक आधार सामान्य इच्छा है, तो भी हम कुछ भी सही रूप से नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा का आधार सार्वजनिक हित है, जिसकी व्याख्या करना कठिन है। सार्वजनिक हित की परिभाषा लहरों को मुट्ठी में बांधने के समान है। यानी व्यक्ति समूह के बारे में सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित, यथार्थ इच्छा या आदर्श इच्छा, जैसे रूसो ने डिफाइन किया, यथार्थ इच्छा जिसमें व्यक्ति अपने लिए काम करता है, आदर्श इच्छा जिसमें व्यक्ति सामाजिक हित के लिए काम करता है। वहाँ भी आलोचकों ने यही आलोचना की थी कि मानव के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कौन से कार्य सार्वजनिक हित में किए जा रहे हैं उसके पीछे व्यक्तिगत हित नहीं है, और कौन सा व्यक्तिगत हित है जिसके पीछे सार्वजनिक हित नहीं है। जो स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंत में विश्लेषण करते हुए हम बताना चाहेंगे, ग्रीन में इच्छा को राज्य का आधार बनाकर प्रजातंत्र तथा जनप्रभुता का ही प्रतिपादन किया है। जैसा मैंने पहले बताया, टी.एच. ग्रीन का जो विचार है राज्य के संबंध में, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संकेत दे रहा है। जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम रह रहे हैं, जिस राज्य का हम सर्वोच्चता और आदेश की अनुपालना भी कर रहे हैं, राज्य हमारे लिए, हम राज्य के लिए काम करते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के
वास्तविक आधार में केवल शक्ति को जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन शक्ति ही सत्य है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिना कानून के, बिना आदेश के, बिना निर्देश के, बिना टाइम मैनेजमेंट के, बिना संविधान की सर्वोच्चता के किसी भी व्यवस्था को संतुलित और व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। प्रणाम, नमस्कार।